हेलो 11th कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो अकाउंट्स लेके बैठे हो, कैश बुक पढ़ते वक्त आप लोग बड़े खुश होते हैं कि इतना इजी टॉपिक है, लेकिन मूड कब खराब होता है आपका, जब पूरे एक बड़े क्वेश्चन में कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन आ जाती है जो बड़ी ही अजीब सी होती है, जो समझ नहीं आती है और उसके चक्कर में आपका क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो मैं आपको ऐसी ही ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक के क्वेश्चन को खराब कर देती हैं, ऐसी ही ट्रांजैक्शंस आज सिखाने वाला हूं। 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा और उनमें सारी ही ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगी। शायद ही कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो बच जाए, और उनको करने के बाद आप आ जाएंगे कंफर्ट जोन में और कह सकेंगे कि कैश बुक में बेटा पूछ लो जो पूछ सकते हो, किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं कैश बुक में हॉट्स ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे देखते जाइए। मैं उसको आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। एक एक ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा इजी लिया है जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि इस टॉपिक में चेक से रिलेटेड बड़े कंसेप्ट्स हैं कि चेक आता है, सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो क्या होता है, सेम डे डिपॉजिट करा देंगे तो क्या होगा, रखे हुए चेक को एंडोर्स कर देंगे तो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं इजी टू डिफिकल्ट चल रहा हूं। पहले आपको मैं इजी चीजें बताऊंगा और उसके बाद डिफिकल्ट चीजें बताऊंगा। लेकिन बच्चों कुछ बेसिक बातें जो बैंकिंग के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। जब हमें किसी पर्सन से चेक मिलता है तो हम कई बार उसको सेम डे डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में और कई बार नहीं करा पाते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब चेक आता है हमारे पास और हम उसे सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो भी हमें एक जर्नल एंट्री करनी होती है, और जिस दिन हम उसे डिपॉजिट कराने जाते हैं तो भी हमें एक जर्नल एंट्री करनी होती है। तो अगर सेम डे डिपॉजिट कराते हैं तो एक ही एंट्री से काम चल जाता है, लेकिन अगर हम चेक को आज चेक आया और आज हम उसे डिपॉजिट नहीं करा पाए, उसको हम बाद में डिपॉजिट कराते हैं तो हमें 2 जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। तो हम यहां लिखेंगे टू कैपिटल 50,000 1 जैन को। इसके बाद लिखा ओपन द करंट अकाउंट विथ 10,000। करंट अकाउंट ओपन किया है। आप करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो पैसा ऑफिस से लेके जाएंगे। जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा कि पैसा घर से लाए हैं, आप कभी भी ये अज्यूम मत कर लेना कि पैसा घर से आया है। बच्चों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि पैसा घर से आया है तो आप यही अज्यूम करेंगे कि बिजनेस से गया है पैसा। तो आपने करंट अकाउंट ओपन करा है तो आप ऑफिस का कैश ले गए हैं, तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। जब भी आप ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट कराएंगे ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से विड्रॉ करेंगे तो भी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो टू कैश अकाउंट 10,000, और ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए आप यहां पे सी भी लिखेंगे 2 जैन, और इसका सेकंड इफेक्ट यहां पे आएगा बाय बैंक $10,000। अगर आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत इजी है। कॉन्ट्रा एंट्री में आप देखिए कि पैसा कहां से कहां पहुंचा है और पहले आप उसे कॉलम पे पोस्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि करंट अकाउंट ओपन किया है तो इसका मतलब बैंक में पैसा आया है। बैंक में पैसा आया तो बैंक कॉलम में प्लस हो गया है। डेबिट साइड हमारी प्लस साइड होती है और क्रेडिट साइड हमारी माइनस साइड होती है। तो 10,000 बैंक में आया है पैसा, इसलिए बैंक कॉलम में हमने प्लस कर दिया, और कैश कॉलम में से पैसा माइनस हुआ है तो हमने कैश कॉलम में 10,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। लिखने के बाद आपको बस क्या करना है कि अगर कैश कॉलम में 10,000 लिखा तो यहां बैंक लिख दो, और बैंक में लिखा है तो कैश लिख दो। ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। जिस कॉलम में लिखा हुआ है अमाउंट उसका ऑपोजिट लिख दो। कैश कॉलम में लिखा है तो बैंक लिख दो, बैंक कॉलम में लिखा है तो कैश। ये थोड़ा रटने वाला तरीका है, लेकिन इससे कॉन्ट्रा एंट्री कभी भी गलत होगी नहीं। या फिर आप माइंड में जर्नल एंट्री सोच लीजिए और उसको पोस्ट कर दीजिए।
तो ये हो गया हमारा ओपन अ करंट अकाउंट, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर लिखा हुआ है डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम प्रोप्राइटर्स सेविंग अकाउंट, प्रोप्राइटर के सेविंग अकाउंट से 30,000 का चेक डिपॉजिट करा है। बच्चों ये ध्यान रखना कि प्रोप्राइटर के घर से या सेविंग अकाउंट से, प्रोप्राइटर के घर से या सेविंग अकाउंट से जब भी पैसा आएगा बिजनेस में तो वो एडिशनल कैपिटल है, ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट और सेविंग अकाउंट से चेक लिया है तो इसलिए आएगा बैंक कॉलम में और अमाउंट है 30,000। थर्ड जैन। फोर्थ जैन को लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए। अब बच्चों सिर्फ इतना लिखा है कि ए से चेक मिला है, ये नहीं लिखा कि उस चेक को हमने सेम डे डिपॉजिट किया है या नहीं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि ये पता लगाने का कि सेम डे डिपॉजिट हुआ है या नहीं, आप आगे की जितने रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है उनको पढ़ लीजिए। अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं होगा तो आने वाले डेज में 10-15 दिन, 20 दिन, 31 तारीख तक यानी उस मंथ की लास्ट डेट तक तो डिपॉजिट करा ही दिया होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आप आगे पढ़ लीजिए। अगर आगे भी कुछ नहीं लिखा है तो इतना पागल कोई नहीं होता कि चेक ला के बिजनेस में रख दिया और उसको डिपॉजिट नहीं कराया पूरे महीने, बहुत रेयर होता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया है। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर कोई चेक मिलता है तो आप आगे पढ़िए कि उस चेक को डिपॉजिट किया है या नहीं किया है। 31 तक या 30th तक उस मंथ की वो चेक अगर डिपॉजिट नहीं हुआ है, लिखा नहीं है कुछ भी, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में ए से चेक मिला है और आगे कहीं भी उस चेक के बारे में लिखा नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा। तो 2A बैंक कॉलम में 10,000। फिफ्थ जैन को लिखा है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 फ्रॉम बी एंड डिपॉजिट द सेम इन बैंक। बी से एक चेक मिला है और सेम डे हमने उसे डिपॉजिट करा दिया है। तो बी से चेक मिला है और सेम डे डिपॉजिट कराया है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा 5,000। इसके बाद बच्चों सिक्स्थ को रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹15,000 फ्रॉम सी। अब यहां पे फिर फंस गए हम, सी से चेक मिला है तो क्या वो सेम डे डिपॉजिट है? आगे पढ़ते हैं जरा। नहीं, वो सेम डे डिपॉजिट नहीं है। जैन 7 को लिखा हुआ है कि वो चेक बाद में डिपॉजिट किया है। तो इसका मतलब 6 जैन को जब चेक मिलेगा तो हमारी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सी। फिर से बोल देता हूं मैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सी। तो वो चेक हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है, इसलिए हम यहां पे शो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 7th को लिखा हुआ है सीज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सी का चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। तो हम यहां लिखेंगे टू चेक इन हैंड, यानी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन, सॉरी चेक इन हैंड, यानी जर्नल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड और डेट आ गई 7th। अमाउंट है 15,000। 8th जैन को रिसीव्ड चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम डी। फिर वही इशू कि चेक मिला है डी से, डिपॉजिट किया है या नहीं किया लिखा नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि डी का चेक हमने ई को एंडोर्स कर दिया 9th को। तो डेट जिस दिन वो चेक मिला था उस दिन हमारी एंट्री होती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डी। तो कैश बुक में ये एंट्री नहीं आ रही है। कैश बुक में वही एंट्री आएगी जिस एंट्री में लिखा होता है कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो आप जर्नल एंट्री माइंड में सोच लीजिए और फिर आप इसको पोस्ट कर दीजिए। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू डी, इसमें कैश या बैंक नहीं आ रहा है तो इसलिए आप इसे पोस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद 9th को लिखा है डीज चेक एंडोर्स टू डी। डी का चेक ई को एंडोर्स कर दिया। इस ट्रांजैक्शन में ना कोई कैश हमें मिला और ना ही कोई बैंक में पैसा आया या गया, तो इसलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ना हमें कुछ पैसा मिला
ना हमारा कुछ पैसा गया, हमने किसी और का चेक किसी और को एंडोर्स कर दिया। अब एंडोर्स करना क्या होता है ये आप पूछ सकते हैं, यह आपका हक है। एंडोर्स करना क्या होता है कि आप किसी स्वीट शॉप पे गए हैं, सपोज हल्दीराम में गए हैं, आपने टोकन ले लिया डोसे का, डोसा पेमेंट कर दिया, डोसा के लिए टोकन ले लिया और फिर याद आया फास्ट है, तो वो टोकन आपने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया। हल्दीराम को क्या लेना देना कि पेमेंट किसने की थी? हल्दीराम के जो डिलीवर करने वाले लोग होंगे वो टोकन लेंगे और उसके फ्रेंड को डोसा दे देंगे, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट किसने की थी। तो हम अगर बेरर चेक हमारे पास पड़ा है तो हम वो एंडोर्स कर सकते हैं। हमें किसी से पैसे लेने थे, हमें किसी को पैसे देने थे, तो जिसको हमें पैसे देने थे वो चेक हमने उसको एंडोर्स कर दिया, अब वो उस पर्सन से पैसे ले लेगा। 10th जैन को लिखा हुआ है सीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। सी का जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया है। अब जो सी का चेक हमने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया है, तो उसकी एंट्री होगी रिवर्स। देखिए, जब चेक इन हैंड वाली जो दो एंट्रीज होती हैं आप उन्हें कंबाइन करेंगे तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। ठीक है, चेक इन हैंड वाली जो दो एंट्रीज थी उन्हें आप कंबाइन करेंगे तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। बट डिसऑनर हो गया है तो रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स में हो जाएगा सी डेबिटेड टू बैंक। $15,000, क्योंकि सी का जो चेक था वो 15,000 का था। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं इजी टू डिफिकल्ट चल रहा हूं, तो पहले आप इसे समझ लो इस क्वेश्चन को। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। बच्चों एक चीज याद रखना, जिसको कैश बुक बिल्कुल भी नहीं आता है उसको मेरे दूसरे वीडियोस देखने होंगे। ये मैंने कैश बुक के हॉट्स के लिए बनाया है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से कैश बुक सीखना है तो उसके लिए आपको मेरे जो प्लेलिस्ट में ऑर्डर वाइज जो वीडियोस होंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इस तरीके से देखने होंगे। बच्चों एक चीज याद रखना है आपको कि 1 फरवरी को, यानी मंथ के नेक्स्ट मंथ जो होता है उसकी 1 डेट को आपको वो बैलेंस कैरी डाउन को रीओपन भी करना होता है। कुछ बच्चों को आदत होती है यहीं तक करके छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना, आपको उसको रीओपन करके ही छोड़ना है। और मैंने बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, बैलेंस पूरा नहीं लिखा है, स्पेस कम है, बट आपको पूरा लिखना है, नहीं तो मार्क्स जाएंगे आपके। तो चलिए, ये था एक इजी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा टेढ़ा है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैश इन हैंड एंड कैश बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों गिवन है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिर्फ कैश का बैलेंस पॉजिटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने बैलेंस नेगेटिव कर दिया है। ये फैसिलिटीज सिर्फ करंट अकाउंट में ही मिलती है, बहुत ही रेयर है कि किसी सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी मिले। तो 2000 का ओवरड्राफ्ट है, मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस है, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जैन, सेम डेट रहेगी। इसके बाद 2 जैन को लिखा है प्रोप्राइटर सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर फॉर 10,000 एंड डिपॉजिटेड द मनी इन बैंक। पर्सनल स्कूटर बेच दिया बेचारे ने, पैसे की कमी पड़ रही थी। आप देख रहे हो बैंक अकाउंट नेगेटिव हो गया है, पैसे की कमी पड़ रही थी, उसने अपना स्कूटर बेच दिया। स्कूटर बेच के जो पैसा मिला वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया किसी तरीके से, नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव बनाने के चक्कर में। तो वो 10,000 अमाउंट है। तो टू क्या लिखेंगे? डिपॉजिट इनटू बैंक करा है, डिपॉजिट इनटू बैंक करा है, लेकिन ये पैसा ऑफिस का नहीं था, घर से आया था। और घर से जब भी पैसा आएगा कैपिटल लिखेंगे, यानी कि एडिशनल कैपिटल है। तो एडिशनल कैपिटल मत लिख देना आप लोग, कैपिटल ही लिखना, ठीक है। तो जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल 2 जैन। और कितने का स्कूटर बेचा था? 10,000 का। कितना सस्ता बिका है। अरे हमने बैलेंस तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जैन को लिखा है डिस्काउंटेड अ बीई ऑफ 10,000 एट द रेट 4%। एक बिल ऑफ एक्सचेंज, बीई मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, को डिस्काउंट कराया है बैंक से। ये ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आती है, इसे समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये एक्चुअली बहुत आगे है एक चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उससे रिलेटेड है, बट मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है।
एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज या BR, बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं। हमारे डेटर ने हमसे बोला था कि 4 मंथ्स तक आप शक्ल मत दिखाना, मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे रहा हूं, लेकिन 4 महीने तक आप शक्ल मत दिखाना, मैं 4 महीने तक पैसे नहीं दे पाऊंगा। वो क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो हमने अपने बैंक को शो किया और बोला कि उस पर्सन ने हमसे प्रॉमिस किया 4 मंथ्स के बाद, बट हमें अभी चाहिए पैसे, तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? बैंक हेल्प कर देता है। बैंक एडवांस में हमें पैसे दे देगा अपना कमीशन काट के, और क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब टोकन की तरह है, जो मैंने आपको हल्दीराम वाला एग्जांपल बताया था, तो वो एक टोकन की तरह है, तो बैंक 4 मंथ्स के बाद जाके उससे वो पैसा ले लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में बैंक को क्या फायदा है? बैंक हमें पूरा पैसा नहीं देता है, थोड़ा सा कमीशन काट के देता है, वो कमीशन ही बैंक की इनकम है और ये उसका रूटीन काम है, वो ऐसा करता रहता है बैंक। ठीक है, तो उसकी कमाई का जरिया है बैंक के। तो बैंक ने हमें 4 महीने पहले ही एडवांस में पैसा दे दिया है, थोड़ा सा कमीशन काट के। उसी कमीशन के लिए डिस्काउंट वर्ड यूज किया गया, ध्यान रखिए, कमीशन के लिए वो डिस्काउंट वर्ड यूज किया है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट कोई बात नहीं, अब थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो डिस्काउंट काटा है बैंक ने, हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज है 10,000 का, 4% डिस्काउंट काटा है यानी कि 400, तो 400 लेस करके बाकी पैसे बैंक हमारे अकाउंट में ही डाल देता है। तो ये हो गया 9,600 टू, आप BR भी लिख सकते हो, नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दीजिए, और ये हो गई हमारी 3rd Jan डेट। इसके बाद 4th को लिखा है ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय ऑफ ₹10,000 बाय चेक। हमने अपनी एक्सेप्टेंस की पेमेंट चेक से कर दी, हमने अपनी एक्सेप्टेंस को ऑनर किया है। मतलब ये कि जिस तरीके से अभी बिल ऑफ एक्सचेंज हमें हमारे डेटर ने दिया था, ऐसा ही कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हमने अपने क्रेडिटर को दिया हुआ था, और क्रेडिटर टाइम पूरा होने पे पैसा लेने आ गया, तो हमने अपने BP की पेमेंट ऑनर कर दी। तो BP की पेमेंट ऑनर कर दी, तो आप यहां लिखेंगे बाय BP, और चेक से की है इसलिए बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा 10,000 और डेट आएगी 4th Jan। 5th Jan को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट ₹10,000 इनटू बैंक। 30,000 के गुड्स सेल किए हैं और उसमें से 10,000 के गुड्स बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो 2 सेल्स 20,000 कैश में रख लिया, 10,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिया। लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री क्यों नहीं है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा हुआ है। बच्चों, जब भी बाहर से पैसा आ रहा है बिजनेस में, बाहर से पैसा आ रहा है बैंक में, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ठीक है, बाहर से पैसा कुछ आया ऑफिस में, कुछ पैसा चला गया बैंक में, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? जब ऑफिस का पैसा बैंक में जाता है, जब ऑफिस का पैसा बैंक में जाता है या बैंक का पैसा ऑफिस में आता है, तब कॉन्ट्रा एंट्री है। बट ये तो सेल का पैसा ऑफिस में आया कुछ और कुछ बैंक में चला गया, तो ये कॉन्ट्रा नहीं है। अगर आप 20,000 यहां लिख के 10,000 की कॉन्ट्रा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा तरीका है, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसको करें। आप पहले 30,000 यहां लिखें, फिर 10,000 की कॉन्ट्रा करें, वो टाइम वेस्ट करने वाला तरीका है। आप ऐसे कर सकते हैं। तो 5th Jan के बाद 6th Jan को लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर 11,200 इंक्लूडिंग 6% CGST एंड 6% SGST। मतलब जो हमने पेमेंट की है 11,200, उसमें CGST एंड SGST इंक्लूडेड है। बट आप जब यहां पे लिखेंगे तो आपको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा। बाय परचेज अकाउंट, बाय CGST अकाउंट एंड बाय SGST अकाउंट। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 के गुड्स हैं और 600 आपका CGST है और 600 SGST है। टोटल करेंगे तो आएगा 11,200।
अब आप सोच रहे होंगे कि 600 मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला। एक्चुअली 6 and 6 हो गया 12%, तो 12% ऑफ x, 12% ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 11,200। इस इक्वेशन का मैंने यूज किया और निकाल लिया। ये थोड़ा लेंदी तरीका था, बट हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। शॉर्टकट्स हम लोग सीखेंगे जब हम 12th में आएंगे, ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट्स नहीं बता रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स हो जाएंगे। तो बाय परचेज अकाउंट 10,000, बाय CGST 600, बाय SGST 600। 6th Jan, 7th Jan को लिखा है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1000। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट हमसे लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 पे 1000 इंटरेस्ट, इतना ज्यादा? ये सिर्फ एक इमेजिनरी अमाउंट है, आप घबराइए नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो बाय बैंक चार्जेस और बैंक कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैंक हमारे बैलेंस में से ही डिडक्ट करता है। ये हो गया 7th Jan। इसके बाद एक बहुत अच्छी एंट्री है जो आपको कई क्वेश्चंस में नजर आ जाएगी। वो लिखा हुआ है कि डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹2000। मिनिमम 2000 रुपए बचाने हैं और बाकी सारे बैंक में डिपॉजिट करा देने हैं। आपका ऑफिस ऐसी जगह पे है जहां थोड़े शरीफ लोग रहते हैं, ठीक है, और वहां पे एक बैंक भी है जो रात को 8 बजे तक खुला रहता है। बहुत सारे बैंक इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ICICI बैंक भी पहले 8 बजे तक खुला होता था, अभी मुझे पता नहीं कि खुला होता है कि नहीं। तो आपका जो बैंक है वो 8 बजे तक खुला रहता है शाम को, और आपका जो ऑफिस है वो खतरनाक एरिया में है। ऐसी जगह पे कैश काउंटर में पैसे छोड़ के जाना सही बात नहीं है। तो आप क्या करो, काउंटर में सिर्फ 2000 रुपए छोड़ दो और बाकी पैसे बैंक में जमा करा दो, स्पेशली जब 31st हो, क्योंकि 31st के आसपास आते आते पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई है ये एक्चुअल रीज़न नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हें बात लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है, कि आपका ऑफिस एक खतरनाक जगह पे है जहां लोग ताला तोड़ के पैसा निकाल लेते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि 2000 रुपए छोड़ के बाकी हम बैंक में जमा करा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाई कि आपको ये स्टोरी याद रहे, तो कि ऐसा क्यों किया हमने। तो 2000 रुपीज छोड़ के 2000 रुपीज जो छोड़ने हैं हमें, वो हो जाएगा हमारा कैश में बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000 रुपीज, ठीक है। कैश में 2000 रुपए छोड़ने, बैलेंस कैरिड डाउन क्या होता है, जो अमाउंट हमारे पास बचा होता है मंथ के एंड में। तो 2000 रुपए हमें छोड़ने हैं कैश में, और रिमेनिंग जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें बैंक में डिपॉजिट कराना है, कहीं कोई निकाल के ना ले जाए। मंथ का एंड है तो इसकी भी डेट 31st रहेगी। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आएगा और उसकी हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि वो पैसा हमें बैंक में डिपॉजिट कराना है। यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, इसकी कॉन्ट्रा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करनी है बाय बैंक, और यहां बाय बैंक लिखेंगे तो यहां पे टू कैश वो 56,800 बैंक में प्लस हो जाएगा, और अब हम इसको भी बैलेंस कर देंगे, मतलब बैंक को भी हम बैलेंस कर देंगे। 73,400 आ रहा है बैंक का कैरी डाउन, और कैश का कैरी डाउन आ रहा है 2000, क्योंकि ये तो हमारा प्री डिसाइड था कि सिर्फ 2000 रुपए छोड़ने, बाकी हमें बैंक में डिपॉजिट कराना है। मंथ एंड चल रहा है, इतना सारा कैश ऑफिस में नहीं रखना है। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा और टेढ़ा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपसे शायद ही कोई एंट्री हो जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। 99% तो आराम से आपसे एंट्रीज हो जाएंगी। यही एंट्रीज हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो बची हुई एंट्रीज कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश इन हैंड 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 1000।
बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा नेगेटिव बैंक बैलेंस होता है और पॉजिटिव बैलेंस है हमारा कैश इन हैंड, वो नेगेटिव हो भी नहीं सकता है। कैश नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? माइंड में आ रहा होगा आपके कि कैश नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि आपकी पॉकेट में या तो पैसा है या नहीं है, नेगेटिव कैश होता है आपकी पॉकेट में। अगर आपकी पॉकेट में कैश नेगेटिव नहीं हो सकता है तो रियल लाइफ में भी नहीं हो सकता। तो ये हमारी 1 जैन वाली एंट्री थी। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। सेकेंड जैन को लिखा हुआ है बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम ए 20,000 एंड डिपॉजिट द मनी इनटू बैंक। बैड डेट रिकवर्ड, एक इंसान पैसे लेके भाग गया था हमारे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ ए उसका नाम है, ए जो भी है आत्माराम या जो भी। तो मिस्टर आत्माराम हमारे पैसे लेके भाग गए थे, हमने उनका अकाउंट क्लोज कर दिया था, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट की तरह कि अब ये पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन आत्माराम की आत्मा जाग गई और वो हमें वो पैसा जिसको हम सोच रहे थे मर चुका है वो पैसा, वो हमें दे के चले गए। तो इस पैसे को हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। ये पैसा जो है हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया अपने करंट अकाउंट पे। तो अगर हम इसकी एंट्री सोचें तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। पर्सन का नाम हम नहीं लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट। अब मैं यहां पे डॉट डाल रहा हूं, टू बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। इसको कैपिटल नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये घर से नहीं आया पैसा, बैड डेट रिकवर्ड से आया है, एक तरीके से इनकम है ये, ठीक है। तो अमाउंट है 20,000, क्लियर। इसके बाद इंस्ट्रक्टेड बैंक टू इशू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ XYZ लिमिटेड पेबल एट दिल्ली फॉर 10,000, बैंक चार्जेस 1,000 रुपीज। इस ट्रांजैक्शन में भी बैंक चार्जेस मैंने बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, इतने बैंक चार्जेस नहीं होते हैं। हमने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है बैंक से, बदले में बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस ले लिए हैं। ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? जब आप लोग 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो बैंक कॉलेज वाले आपसे डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं। आजकल तो खैर ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, तो आपसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कराते हैं। जिस टाइम ये ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी उस टाइम वो क्या करते थे कि आपसे डिमांड ड्राफ्ट बनवा के डिपॉजिट करवाते थे। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? आपको अपने बैंक जाना होता है और जितनी फीस कॉलेज को देनी होती है उतने अमाउंट का आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं और बैंक इस सर्विस के लिए एक छोटा सा अमाउंट आपसे चार्ज करता है। तो 10,000 का हमें डिमांड ड्राफ्ट देना था XYZ को, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, और 1,000 हमारे चार्जेस लग गए हैं। तो यहां पे 3rd जैन को हम लिखेंगे बाय XYZ 10,000 और बाय बैंक चार्जेस 1,000 रुपीज, क्योंकि वो 1,000 रुपीज भी हमारे अकाउंट से डिडक्ट होंगे सेम डेट पे। उसके लिए हम लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, और XYZ को जो हम ड्राफ्ट दे रहे हैं वो 10,000 का है। इसके बाद लिखा हुआ है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 7679। रेंट मकान मालिक को हमने नहीं दिया है, जब दिया नहीं है तो शो भी नहीं करना, तो कैश बुक में आउटस्टैंडिंग को शो नहीं करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1987। बिल्कुल मकान मालिक वाली सिचुएशन है, हमें फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना था। जो हमारा बैंक है वो ऐसे ही घटिया सा है, कोऑपरेटिव बैंक है। बैंक ने बोला कि कोरोना का टाइम है, इस टाइम इंटरेस्ट हम किसी को नहीं दे पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट हमारे ऊपर उधार हो गया है, हम आपको ये इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर दे देंगे। तो बैंक से हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिला है, तो जब मिला नहीं है तो कैश बुक में आएगा भी नहीं, क्योंकि कैश बुक तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट को फॉलो कर रही है। इसके बाद बैंक डेबिटेड 500 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये एंट्री मैं क्यों दोबारा से बता रहा हूं। उस टाइम लिखा था बैंक चार्ज्ड और यहां पे लिखा है डेबिटेड। तो जब ये एंट्री फर्स्ट टाइम किसी के सामने आती है तो बच्चे सोचते हैं डेबिट यानी कैश बुक का डेबिट ये रहा, तो वो यहां पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बैंक पासबुक में डेबिट कर रहा है और पासबुक इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है।
इसका डेबिट पासबुक का क्रेडिट और इसका क्रेडिट पासबुक का डेबिट। तो ये पासबुक कैशबुक वाला चक्कर बीआरएस जब टॉपिक कराऊंगा मैं आपको तो बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो पासबुक में डेबिट हुआ है इसलिए लिखा है बैंक डेबिटेड। 6 जैन को 500 इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया है, 5 जैन को बाय इंटरेस्ट ऑन ओडी लिख सकते हो या सिर्फ इंटरेस्ट लिख सकते हो, और अमाउंट है 500। बैंक ने डिडक्ट किया है तो बैंक कॉलम में ही आएगा। इसके बाद रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम ए से 10,000 का चेक पोस्ट डेटेड मिला है, उसको भी हमें यहां पे शो नहीं करना है। रखा हुआ चेक अभी ऑफिस में ही रखा है, पोस्ट डेटेड है, फ्यूचर की डेट का अभी बैंक में डाल के फायदा क्या, ठीक है। फ्यूचर डेट का चेक है, अभी बैंक में डाल के कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए हम उसको यहां पे डालेंगे नहीं। बट हां उसकी जर्नल एंट्री जरूर करेंगे हम। उसकी जर्नल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू गिवर, और गिवर है इसमें ए, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू ए जर्नल एंट्री होगी, बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी। तो इसके बाद हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 कैश कॉलम में आ गया और बैंक कॉलम में आ गया 7,500। बच्चों अभी भी कुछ एंट्रीज हैं जो टफ हैं और आपके कैश बुक में आ सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। और कैश बुक की हॉट्स एंट्रीज के लिए एक सेकंड वीडियो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में जितनी टफ एंट्रीज मैं आपको समझाना चाहता था उतनी मैंने इस वीडियो में बना दी है। एक साथ बहुत सारी एंट्रीज कराने से आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो इसलिए मैं सेकंड वीडियो में और भी टफ एंट्रीज लेके आने वाला हूं। वीडियो कैसी लगी, एंट्रीज कैसी थी, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए मुझे और बताइए। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए, मैं आपको लाइव क्लासेस भी दे सकता हूं। कम से कम हफ्ते में 1 या 2 क्लास तो मैं आपके लिए लाइव क्लास के लिए निकाल सकता हूं। तो इसलिए बच्चों कमेंट में बताइए कि क्या आप लाइव क्लास चाहते हैं, या मेरे नंबर 999990 158 पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं।